हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेल्चिंग और बर्पिंग के बारे में, जिसको हम हिंदी में डकार आना भी बोलते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली डकार हमें आती है, तो हमें डकार क्यों आती है कि जब हमारी बॉडी में, जब हमारे स्टमक में जब एयर ज़्यादा पहुंच जाती है, तब उस कंडीशन में डकार है वो हमें आती है। वैसे तो डकार आना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। जब ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है, जब ये लगातार डकार आने लगती है, तो उस कंडीशन में ये एक सीवियर प्रॉब्लम बन जाती है। तो आज की वीडियो में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं डकार के बारे में, और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, और इसमें हम क्या ट्रीटमेंट है उसको पेशेंट को प्रेस्क्राइब करा सकते हैं। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में। आखिरकार डकार आने के क्या क्या रीजंस हैं वो होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो होता है हमारा फास्ट ईटिंग। अगर कोई भी व्यक्ति है जल्दी जल्दी खाना खाता है, तो उस कंडीशन में भी डकार आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो एयर है वो हमारे स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा पहुँच जाती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा टॉकिंग वाइल ईटिंग। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाते वक्त भी बात करते हैं, तो उस कंडीशन में डकार आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा च्युइंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि च्युइंग खाते हैं, च्युइंग चबाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी एयर पहुंचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में डकार आने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर जो नेक्स्ट है ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रॉ, जो कि एक स्ट्रॉ आती है। तो आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा हो जो कि स्ट्रॉ के थ्रू मैंगो शेक वगैरह, वाटर वगैरह ऐसी चीज़ें वो लेते हैं, तो उस कंडीशन में एयर पहुंचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में डकार लगातार आने के जो रीजन है, जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, वो इसको फेस करनी पड़ती है। फिर जो नेक्स्ट बोल रहा है स्मोकिंग। अगर कोई भी व्यक्ति है स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, तो उस कंडीशन में भी जो डकार आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर जो नेक्स्ट हमारा एंग्जाइटी, अगर कोई भी व्यक्ति उसको एंग्जाइटी की दिक्कत है, तो उस कंडीशन में डकार आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ की मेडिसिन आती है। कुछ ऐसी पेन किलर्स भी होती है जो कि आपकी जो बर्पिंग वाली कंडीशन है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो ये थे इसके कुछ प्रकार के कॉजेज, और भी इसके काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बात करें इसके डायग्नोस और टेस्ट के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति है उस पर डकार लगातार आ रही है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर हैं कुछ ऐसे टेस्ट भी कराते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट होता है वो तो हमारा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि आपकी जो स्टमक की स्टडी है, जो आपकी जीआईटी ट्रैक्ट होती है, उसकी स्टडी वहाँ पे की जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा एमआरआई, आपकी जो बॉडी की पूरी एमआरआई है वो स्कैन की जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट। तो हाइड्रोजन मीथेन टेस्ट क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस में जो एयर होती है, तो उसमें देखा जाता है कि उसमें हाइड्रोजन कितना, उसमें मीथेन का लेवल कितना है। अगर ये कम ज़्यादा पाया जाता है, तो उस कंडीशन में उसी के थ्रू डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये थे कुछ प्रकार के टेस्ट जो कि इस कंडीशन में कराए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में। आखिरकार इस कंडीशन में आप क्या खुद से इलाज कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है हमारी कुछ एक्सरसाइज। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी होती है। तो आप चाहें तो अपने बेड पे लेट के आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि आप अपनी सिंपली बेड पे जाके आपको एक साइड से लेटना होता है। और जो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज होती है वो होती है हमारी कि आपको सबसे पहले तो आपको बेड पे लेट जाना है। उसके बाद आपको जो अपने पैर हैं वो आपको अपने पेट से लगा लेने हैं। तो ये आपको कुछ दो प्रकार की नॉर्मल एक्सरसाइज करनी होती है। तो अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक है वो रिलीफ मिल जाता है। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में कुछ ऐसी मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज़ करनी है। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो तुम्हारी मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट, जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपको मार्केट में पेरिनॉर्म के नाम से इजीली मिल जाती है। तो ये जो टैबलेट है जो कि काफ़ी यूजफुल है, जो कि आपकी इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होती है। वैसे तो आपको इसका यूज़ आपने खासकर देखा हो कि आपकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में इसका यूज़ है वो किया जाता है, लेकिन आपकी ये टैबलेट है आपकी इस कंडीशन में भी काफ़ी यूजफुल होती है। तो ये जो टैबलेट, अगर हम बात करें इसकी डोज की, आपको पेशेंट को इसको कैसे प्रिस्क्राइब करना है, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के बाद देना होता है। अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उसको नॉर्मली डकार आ रही है, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को दिन में 2 बार इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारी लिवोसल्प्राइड टैबलेट, जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो ये जो टैबलेट है ये भी इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होती है। तो अगर आप बात करें आपको ये टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब कैसे करनी है, तो इसकी डोजेज है आपको दिन में 3 बार ये टैबलेट खाना खाने के बाद इसको प्रिस्क्राइब करनी होती है।
जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो होती है हमारी इटोप्राट टैबलेट, जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको मार्केट में गेनाटॉन के नाम से इजीली मिल जाती है। तो अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये टैबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, जो मैंने आपको लेवोसाइप्रा टैबलेट बताई है और जो मैंने आपको इटोप्राट टैबलेट बताई, आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट का यूज़ है वो करना है। तो नेक्स्ट है वो होता है हमारा ओमेप्राजोल और डोमपेरेडोन का कॉम्बिनेशन। तो वैसे तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि आपका जो ओमेप्राजोल है वो एक प्रकार की आपकी गैस का कैप्सूल, आपकी जितनी भी स्टमक की इरिटेशन होती है उसको दूर करने में ओमेप्राजोल का यूज है वो किया जाता है। और जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन वो होता है हमारा डोमपेरेडोन, जो कि आपकी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में, आपको नौसिया जैसी कंडीशन तो उसको कंट्रोल करने में इसका यूज है वो किया जाता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं आपकी जितनी भी स्टमक की इरिटेशन होती है उसको दूर करने में इसका यूज है वो किया जाता है। तो ये जो कैप्सूल है ये भी इस कंडीशन में काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये आपकी पेट से होने वाली समस्या है वो होती है। तो उस कंडीशन में जो कि ओमेस डी के नाम से आपको कैप्सूल मार्केट में मिल जाता है, तो ये कैप्सूल भी काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद पेशेंट को देना होता है, और कभी कभी तो डॉक्टर इसको खाने से पहले भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कॉजेज में बताया था कि पेशेंट को एंग्जाइटी की दिक्कत के कारण भी जो बर्पिंग है वो होती है, तो उस कंडीशन में लोराज़ेपाम टैबलेट आती है तो आपकी एंग्जाइटी को दूर करने में और इस सिम्टम्स को दूर करने में काफ़ी यूजफुल होती है। अगर पेशेंट को एंग्जाइटी की कंडीशन है तभी आपको लोराज़ेपाम टैबलेट उसको प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये टैबलेट भी इस कंडीशन में काफ़ी यूजफुल होती है। अगर पेशेंट को एंग्जाइटी है तभी आपको ये टैबलेट उसको प्रिस्क्राइब करनी होती है। और अगर हम बात करें इसकी डोजेज की, तो इसकी डोजेज पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग, उसकी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज है वो डिसाइड की जाती है। ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आ गई। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेटेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।